हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 है। इसी महीने होपफुली इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। 9 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम टेस्ट 10वां टेस्ट डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ का। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, टेस्ट मिलते रहेंगे। टेस्ट सीरीज़ शुरू कर दी गई है जनरल स्टडीज़ के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप टेस्ट सीरीज़ के बारे में जो भी डिटेल जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। उसके बाद में आपको टेस्ट का सॉल्यूशन भी एज ए PDF मिलेगा, आपके पूरे सिलेबस के नोट्स मिलेंगे, आपका जो भी मीडियम हो, हिंदी या इंग्लिश। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए भी जल्दी ही 11-12 से है जो टेस्ट सीरीज शुरू करवाई जाएगी, वो अभी अंडर प्रोसेस है। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, कई बार क्या है, किसी टेस्ट में अगर कोई क्वेश्चन का जब ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ तो उसके बाद क्या है कि समझाते हुए ऑप्शन A की जगह B पे टिक करके बता दिया, बाद में उसको देखा जाता है और जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें पिन कमेंट जो है वो चेक कर लिया कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन के आंसर में डाउट है कि ये गलत है तो उसका करेक्शन आपको नीचे ज़रूर मिलेगा। ये आप एक काम ज़रूर करना ताकि उससे क्या आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। कोशिश यही रहती है कि आपको बेस्ट ऑफ प्रोवाइड करवाया जाए। लेट्स बिगिन द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। मिशन वात्सल्य, इस योजना का उद्देश्य क्या है? मिशन वात्सल्य ये योजना किसने शुरू की है? ये योजना शुरू की है जो मिनिस्ट्री है, WCD मिनिस्ट्री, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, उसने ये योजना शुरू की है। और इसके योजना के तहत उन्होंने क्या किया, अभी जो स्टेट्स हैं या यूटीज़ हैं उनको सुझाव मांगे हैं कि आप इस पे अपने अपने सुझाव दीजिए। तमाम राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको, इसके अंतर्गत क्या होगा, जो विमेंस हैं उनकी हेल्थ को लेके, जो छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्थ को लेके ये मसौदा बनाया जा रहा है। इसमें जो महिलाएं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा स्तनपान करवाने के लिए छोटे बच्चों को, और भी कई सारी चीज़ें हैं। का ऑप्शन देखते हैं इसके। भारत में हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, ये मिशन वात्सल्य का उद्देश्य है। ये सही है। बच्चों के विकास के लिए एक संवेदनशील, सहायक और समकालिक परितंत्र को बढ़ावा देना, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बारे में आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किसके बारे में है और कौन से मंत्रालय ने ये स्कीम शुरू की है, मिशन वात्सल्य। C इसका करेक्ट आंसर है। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ऑप्शन देख के और बताना है कि इनमें से कौन से सही है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं तो गलत होने के चांसेस कम होते हैं अगर वो हमें आता है। यह 6 देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसका गठन 2002 में हुआ था। ये सही है। इसकी उत्पत्ति का स्रोत सामूहिक सुरक्षा संधि 1992 ताशकंद, जो समझौता बोलते हैं, ताशकंद संधि में खोजा जा सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? किसका? सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन का हेडक्वार्टर है यूक्रेन की राजधानी कीव में। ये इंपॉर्टेंट है। अभी जब ये रशिया और यूक्रेन के चल रहा है वॉर, जब इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इंग्लिश में अगर आप इसको समझना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का भी टेस्ट करवाएंगे रेगुलर, अभी 1-2 टेस्ट ही करवाए हैं। इसका है, इसको बोलते हैं CSTO इंग्लिश में, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। साइबर सुरक्षा वगैरह रहता है इसका मेन। और अभी रिसेंटली जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ है, मॉस्को में हुआ है इसका शिखर सम्मेलन, वहाँ इसकी 30वीं एनिवर्सरी मनाई गई है। ये रीजनल
पीस के लिए है, कोऑपरेशन के लिए है। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और ये किससे रिलेटेड है। हाल में पल्ली गांव कार्बन न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली पंचायत बन गई है। पल्ली गांव किस जिले में स्थित है? ये गांव है, ये पल्ली गांव कार्बन न्यूट्रल बनने वाली ये पहली पंचायत भी बन गई है। गांव में एक्चुअली ग्राम पंचायत है। सो ये कहाँ पे है? ये है सांबा डिस्ट्रिक्ट में। और सांबा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक व न्यायिक सुधार में कौन से बिंदु शामिल थे? वॉरेन हेस्टिंग्स के कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना करना, ये वॉरेन हेस्टिंग्स के जो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म थे उनमें ये शामिल था। बिल्कुल, कलकत्ता में एक रेवेन्यू बोर्ड होना चाहिए, उसकी स्थापना भी हुई। जमींदारों के जो न्यायिक कार्य है उनकी समाप्ति, ये भी सही है। आपराधिक न्यायालय में जो इंडियन जजेज हैं उनका अपॉइंटमेंट वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम ही हुआ था। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, लेकिन ये इसलिए करवाया है ताकि आपको पता रहे कि कलकत्ता में चाहे रेवेन्यू बोर्ड हो, जमींदारों के जुडिशियल काम हो, या फिर इंडियन जजेज का अपॉइंटमेंट जो क्रिमिनल को केसेज हैं उनको सुनने में वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे ही शुरू हुए थे। इसी ने ये सुधार बताए थे। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा डी आएगा, तीनों ही सही है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द BCCI, ये बुक किसने लिखी है? देखिए, आपने 2008 से और 13 के बीच में तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रही है। एक तो 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, और उसके अलावा अगर कोई चीज़ ज़्यादा फेमस रही है तो वो रहा है 2G या कॉल स्कैम। ये सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है चीज़ें। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉल घोटाला 2008 से और 13 के बीच में। अब 2G और जब कॉल स्कैम की बात आती है तो एक नाम जो इनमें कॉमन है वो है उस टाइम पे कॉमन था कैग विनोद रॉय का। विनोद रॉय का नाम इसमें आता था। कैग की रिपोर्ट आई है, वो ऐसे बोल रही है। उस टाइम पे थे जो कैग हैं वो विनोद राय थे। उन्होंने ही ये विनोद राय ने ये बुक लिखी है। और बाद में आपको कई लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी COA। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जाता है और पूछा भी गया है, अब आगे पूछा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी प्रशासकों की समिति, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, उसके अध्यक्ष भी विनोद रॉय थे। और वो कमेटी किसके लिए बनाई थी? BCCI के लिए बनाई थी। BCCI में रिफॉर्म्स के लिए बनाई थी। उसके बाद से आपने देखा होगा कि एक आदमी दो जिम्मेदार पदों पे नहीं रहता है। नहीं, पहले कोई कहीं का स्टेट का भी है, सेंटर में भी संभाल रहा है, या 3-4 लेके रखता था पद। अब वो ऐसा नहीं है। इसने काफ़ी रिफॉर्म्स किए थे। तो इसका ये बुक लिखी है विनोद रॉय ने। इनको 2016 में पद्म भूषण भी मिला हुआ है। विनोद रॉय को 2016 में पद्म भूषण भी मिला है, और सिविल सेवा के लिए मिला है 2016 में तो। लेकिन 2016 में ये बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन भी रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनमें से कौन बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन रहा है, तो ये नॉलेज में होना चाहिए आपको। हाल ही में निम्न में से किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पे चढ़ाई की है? ये 10 साल की लड़की है जिसने अभी एवरेस्ट बेस कैंप पे चढ़ाई की है। ये कहाँ की है? देखिए, नेपाल में जो हिमालय माउंटेन रेंज है उसमें जो एवरेस्ट बेस कैंप है, जिसको क्या बोलते हैं?
एवरेस्ट बेस कैंप को ईबीसी, इसको फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की ये भारतीय पर्वतारोही में से एक है, और ये है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में वर्ली सुना होगा जो लोग महाराष्ट्र गए हैं, वर्ली नाका वगैरह, तो वर्ली की है ये महाराष्ट्र में। 20 का करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में पहली बार दुर्लभ तितली पाम किंग देखी गई है? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पाम किंग किसकी प्रजाति है, पाम किंग क्या है, ये 2-3 तरह से इसको पूछा जा सकता है। ये काफ़ी चर्चा में है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में आप और थोड़ा पढ़िएगा। ये जो दुर्लभ तितली है या जो बटरफ्लाई है, रेयर बटरफ्लाई, ये है तमिलनाडु की। 20 का करेक्ट आंसर आएगा। और ये तितली की बात कर रहे हैं तो हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, साथ में कर लेते हैं कि भारत का पहला तितली उद्यान कौन सा है। भारत में जो पहला तितली उद्यान है वो कौन सा है? ये है बेंगलुरु में, बेंगलुरु का है तितली पार्क। ये पहला तितली पार्क है, बन्नेरघाटा तितली पार्क। 20 का करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजकुमार में भारत और विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया? इनमें से कौन थे भारतीय राजकुमार जिन्होंने भारत और विदेशों में? देखिए, जब भारतीय राजकुमार की बात हो रही है तो उस टाइम पे जो प्रोविंस थे या राजा रजवाड़े थे उनकी बात हो रही है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा राजा महेंद्र प्रताप। और जो यूपी के हैं उनको पता होगा भी, शायद अलीगढ़ में ही ये यूनिवर्सिटी बन रही है, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी, जो अभी रिसेंटली इसका अनाउंस किया था। इम्पॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जो यूपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ये पत्रकार भी रहे हैं, लेखक भी रहे हैं, ये क्रांतिकारी भी थे। और इनके जो 2 समाचार पत्र शुरू किए थे वो आपको किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये एक तो प्रेम और दूसरा है निर्बल सेवक। ये 2 समाचार पत्र इन्हीं के थे, राजा महेंद्र प्रताप के। और 1915 में अफगानिस्तान में भारत के बाहर पहली निर्वासित सरकार इन्होंने ही शुरू की थी अफगानिस्तान में। अभी के हालात अलग है अफगानिस्तान के। 20 इसका करेक्ट आंसर आएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी होती है, ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल 75 थर्ड में मेंशन है कि जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट। डी इसका करेक्ट आंसर है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए और मिलान करना है सही का। सही कौन सा मैच कर रहा है वो बताना है। आर्टिकल 72 है प्रेसिडेंट की पार्डन पावर्स हैं, क्षमा शक्ति, ये सही है। आर्टिकल 143 143 सुप्रीम कोर्ट के जो सलाहकार का क्षेत्राधिकार है, इसमें लिख रखा है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या एडवाइजरी एरिया होगा। आर्टिकल 360 है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ये 3-4 इमरजेंसी इनको जरूर पढ़िएगा, यहाँ तो करवाए रहे हैं आपको। 352 है, 360 है, 356 है, ये भी सही है। आर्टिकल 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ और कार्य। देखिए, ये जो आर्टिकल 148 से 151 है, ये अटॉर्नी जनरल की पावर्स और उनका वर्किंग फंक्शन वगैरह से नहीं है। ये है कैग से, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनकी जो शक्ति और कार्य हैं उनसे रिलेटेड है। तीनों सही है, चौथा इनकरेक्ट है। देखते हैं इसका। बी इसका सेकंड वन है जो इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये तीनों सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उससे क्या आपका सपोर्ट रहता है।
मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारियो में किसके नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल या ग्रीन स्पेस का उद्घाटन किया? मेडागास्कर एक द्वीप है और इसकी राजधानी है एंटानानारिवो। इसमें किसके नाम पे ये ग्रीन ट्रायंगल या ये ग्रीन स्पेस इसका उद्घाटन किया है? देखिए, अभी देश में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। 75वां जो वर्ष है इसके उपलक्ष्य में, और 75वां वर्ष किसका है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसको लेके देश के सभी राज्यों में, सभी कोनों में, सभी जगह कुछ ना कुछ इसको लेके शुरू किया जा रहा है। हर एरिया में, कोई सा भी फील्ड हो, सब में किया जा रहा है, चाहे वो एजुकेशन हो, इंडस्ट्री हो, रूरल, अर्बन, सभी एरियाज में किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी इसको लेके मेडागास्कर में ये ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया आज़ादी के जो अमृत महोत्सव है 75वां वर्ष, उसके उपलक्ष्य में। ये अब एक चीज़ और है जो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, कि वहाँ पे जो भारत के एम्बेसडर हैं वो कौन है? अभय कुमार। ये अभय कुमार है वहाँ पे इंडियन एम्बेसडर मेडागास्कर में। एक और जो इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मेडागास्कर कहाँ पे है? मेडागास्कर है जो अफ्रीका का जो सदर्न ईस्टर्न तट है, अफ्रीका का जो सदर्न ईस्टर्न तट है, यहाँ पे मेडागास्कर है। इसको मैप में ज़रूर देखिएगा। ये हिंद महासागर में, जो इंडियन ओशन है उसी में है मेडागास्कर, हिंद महासागर में। ये एक द्वीप राष्ट्र है एक्चुअली। और मेडागास्कर है जो ग्रीनलैंड, न्यू गिनी और बोर्निया, तीन ध्यान रखने आपको, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी और बोर्निया, इनके बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है ये। अब यहाँ पे किसके नाम पे किया है? ये महात्मा गांधी जी के नाम पे यहाँ पे इसका उद्घाटन किया है ग्रीन ट्रायंगल का। ए इसका करेक्ट आंसर है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके यहाँ नहीं करवाया जाएगा जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं हो। निम्नलिखित में से किस तिथि को ज्वार सर्वाधिक शक्तिशाली होता है? ज्वार और बाटा। ज्वार और बाटा आपने सुना होगा, ज्वार बाटा। तो ज्वार अलग है, बाटा अलग है। ज्वार सर्वाधिक शक्तिशाली होता है 3 जनवरी अमावस्या को, और इस दिन इसलिए होता है क्योंकि 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है। 3 जनवरी को जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे निकट होता है। देखिए, हम जानते हैं इसमें कि जो पृथ्वी है वो अपनी जो एक्सेस है धुरी, उस पे घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती है। ये हमने सबने पढ़ा हुआ है कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। इसी तरह से क्या होता है, चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट आता है तो पृथ्वी है उसको अपने जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, उससे अपनी ओर खींचता है। चंद्रमा की बात हो रही है। लेकिन इस खिंचाव का जो ठोस जमीन है पृथ्वी, उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। पृथ्वी पे तो प्रभाव नहीं पड़ता है चंद्रमा जब अपनी ओर खींचता है इसको, लेकिन समुद्र में जो है इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि समुद्र में जल है, वहाँ पे हलचल पैदा होती है। और आपने पढ़ा होगा न्यूटन का लॉ, जो साइंटिस्ट रहे हैं आइजैक न्यूटन, उनका जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था वो यही तो था कि कोई भी जो वस्तु है उसका गुरुत्वाकर्षण उसकी जो मात्रा है उसके प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। किसकी? मात्रा के। ये ध्यान रखना, उसकी जो मात्रा है उसके प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या उसको कहें प्रतिलोमानुपाती होता है किसके? उसकी डिस्टेंस के। और ज्वार की उत्पत्ति में यही लॉ का सही पालन होता है। तो ये ध्यान रखना आपको, कौन सा लॉ फॉलो होता है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम जो हैं वो। अब एक चीज़ और थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3 जनवरी याद रखना ही सफिशिएंट नहीं है। पृथ्वी पे एक्चुअली क्या है, जो महासागर और सागर है इनके जल का जो सामान्य स्तर है, इससे ऊपर जो उठता है, ओशियन है, महासागर वगैरह, इनमें जो जल ऊपर उठता है उसको बोलते हैं ज्वार। और जब ये नीचे आता है इसको बोलते हैं, नीचे गिरता है उसको बाटा बोलते हैं, बाटा।
ज्वार भाटा ये है। और ज्वार भाटा की जो घटना है ये केवल सागर वगैरह पे लागू नहीं होती है, बल्कि उन सभी चीज़ों पे लागू होती है जिन पर टाइम और जो लोकेशन है, समय और जो स्थान है, उसके अकॉर्डिंग, उसके साथ साथ गुरुत्व, जो परिवर्तनशील गुरुत्व बल लगता है, वो वहाँ सभी जगह ये चेंजेज आते हैं। अब जब चंद्रमा और सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है उसकी वजह से क्या होता है, सागर में जल का ऊपर उठता है और उसके बाद गिरता है, इसी को ज्वार भाटा बोला जाता है। ऊपर उठने को ज्वार, जो इंग्लिश में है उनके लिए टाइड, और जो नीचे गिरता है उसको भाटा बोलते हैं। भाटा वो होता है इब, टाइड और इब, ज्वार भाटा ये है। और फिर कोई क्वेश्चन आएगा तो सप्तमी अष्टमी सब बताएंगे आपको, इसका ए करेक्ट आंसर है। मैनग्रोव क्षेत्र के बारे में अवलोकन कीजिए। देखिए एक और उस क्वेश्चन में जो बताना रह गया था कि पृथ्वी पे जो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे डेली 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार, या फिर ज्वार के 6 घंटे और 13 मिनट के बाद बाटा आता है। तो ये ध्यान रखना आपको, पृथ्वी पे हर जगह 12 घंटे और 26 मिनट के बाद ज्वार आता है, और ज्वार के 6 घंटे और 13 मिनट के बाद बाटा आता है। और ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से, दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय जो फोर्स है उसकी वजह से। लेकिन एक ऐसी जगह है पृथ्वी पे जहाँ पे ये डेली 4 बार आता है, और वो जगह कौन सी है, इंग्लैंड में जो सदर्न तट है, साउथहैम्पटन का जो सदर्न तट है, वहाँ पे ये 4 बार आता है। ये लोकेशन ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं फिर करवा देंगे। मैनग्रोव क्षेत्र के बारे में अवलोकन कीजिए। मैनग्रोव, भीतरकनिका, पिचावरम, कुंडापुर, इनमें से कौन सा मैनग्रोव भारत के पूर्वी तट में स्थित है? पूर्वी तट, ये तट, पश्चिमी तट, ये तट। तो पूर्वी तट की बात हो रही है, पूर्वी तट में इनमें से कौन सा स्थित है? देखिए भीतरकनिका जो है ये कहाँ पे है? भीतरकनिका ये एक नेशनल पार्क भी है जो केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा में, ईस्टर्न इंडिया में है, ईस्टर्न कोस्ट पे है। केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, केंद्रपाड़ा ओडिशा में। ओडिशा और केंद्रपाड़ा ये दो ध्यान रखिएगा आप। ये भीतरकनिका है, तो ये सही है, ये पूर्वी तट में है। जो पिचावरम है, पिचावरम कहाँ पे है? पिचावरम है ये तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में भी कौन सी जगह है? पिचवरम में ही है। एक्चुअली पिचवरम आपको ध्यान में रहे नहीं रहे, तो पिचवरम को ध्यान में रखने के लिए आप एक डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रख लीजिए, चिदम्बरम। चिदम्बरम है ये कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में, वहाँ पे है ये। और इसके पास में एक रेलवे स्टेशन भी है चिदम्बरम, और इसी चिदम्बरम के पास ये पिचावरम मैनग्रोव है। ये दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा मैनग्रोव है, पूरे वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा मैनग्रोव है पिचावरम, ये तमिलनाडु में। अब क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव कौन सा है? तो वो हमारे इंडिया में ही है, वो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में आपने पढ़ा होगा सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन क्षेत्र है, और ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी शामिल है। तीसरा देखते हैं, ये भी बिल्कुल तमिलनाडु में है, तो ईस्टर्न कोस्ट पे है। भीतरकनिका उड़ीसा में, ईस्टर्न कोस्ट पे। कुंडापुर, कुंडापुर कहाँ है? ये कर्नाटका में है, और कर्नाटका में भी कौन सी जगह है? ये उडुपी, जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है, उडुपी डिस्ट्रिक्ट में है। तो उडुपी डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न कोस्ट पे नहीं है, सो ये ईस्टर्न कोस्ट पे नहीं है, पूर्वी तट पे। पहला और दूसरा यही इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पर्यावरण कानून के सुधार के लिए बनाई गई है? जो पर्यावरण कानून है उसके सुधार के लिए कौन सी समिति बनाई गई है? ये देखिए, ये समिति बनाई थी, जिसने रिपोर्ट भी सबमिट की है, ये है सुब्रमण्यम समिति, TSR सुब्रमण्यम समिति, TSR सुब्रमण्यम। तिरुमनिलायुर सितपति रामन सुब्रमण्यम, ये पूरा नाम है इनका।
TSR सुब्रमण्यम का, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके तो इस तरीके के जरूरी है। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या है? किस एरिया को जैव विविधता हॉटस्पॉट या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है, उसमें क्या उसके हैं जो लक्षण होने चाहिए? उस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानीय प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। ये सही है, कम से कम 0.5%, या फिर जो विनाशकारी पौधे हैं वो 1500 प्रजातियों को स्थानीय प्रजातियों के रूप में होना चाहिए और लोकल स्पीसीज होनी चाहिए। इस एरिया को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए, जब भी जाके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में उसको जाना जाता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आप इसको थोड़ा और पढ़िएगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, करवाया जा चुका है ये क्वेश्चन एक्चुअली। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? देखिए अभी ये बहुत चर्चा में चल रहा है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा चर्चा में चलेगा। जब जब ये कई मामले जो कोर्ट में पेंडिंग है उनकी सुनवाई होगी तो ये नेशनल मॉन्यूमेंट्स काफ़ी चर्चा में रहेगा। इसमें जो चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है वो राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति। और अभी जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण है उसके चेयरमैन कौन है? उसके चेयरमैन है तरुण विजय। तरुण विजय एक ही नाम है, तरुण विजय उनके इसके चेयरमैन है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एक पंचजन्य नाम सुना होगा आपने, वो इन्हीं का चलता है, अखबार है या शायद वो पंचजन्य तरुण विजय का है। वो कौन सी नहर विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच नहर है? जो विकसित हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके बीच में नहर है, स्वेज नहर है। इसको विकसित और विकासशील देशों के बीच की नहर कहा जाता है। अब स्वेज नहर कहाँ पे है? पहली बात तो जो स्वेज नहर है ये एक आर्टिफिशियल नहर है, आर्टिफिशियल है। दूसरा, ये अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र में है। मिस्र बोलिए या आप इसको इजिप्ट, मिस्र इजिप्ट में है, एक ही है मिस्र और इजिप्ट। यह नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जो मेडिटेरेनियन सी है उसको रेड सी से जोड़ती है स्वेज नहर। और इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ स्वेज नहर की, वो पनामा नहर से डबल है। स्वेज नहर की लेंथ पनामा से डबल है। और ये वर्तमान में किसके कंट्रोल में है? स्वेज नहर मिस्र के कंट्रोल में है। ये थ्रू आउट चर्चा में रहती है ये नहर, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? ये जो ऑटो स्टैंड है, सी ऑटो स्टैंड, सी का मतलब ये वो है ही और सी वाला सी, महिलाओं के लिए ऑटो स्टैंड स्थापित किया है। अभी रिसेंटली है जो 3 सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं। ये बस स्टैंड हो, जो विमेन महिलाओं की जो छात्राओं की यूनिवर्सिटी है, महिला विश्वविद्यालय, और जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ये ऑटो स्टैंड है। और ये ऑटो स्टैंड सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही है, ताकि महिलाएं या जो गर्ल स्टूडेंट हैं, छात्राएं, उनको एक सेफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा सके। अगर अदरवाइज आपने देखा होगा बस ट्रेन में इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है लेडीज़ को, गर्ल्स को जो कॉलेज स्कूल जाती हैं पढ़ने। सो ये शुरू किया है, ये काफ़ी अच्छा है। ये डी इसका करेक्ट आंसर है, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया। इस तरीके की चीज़ें और भी स्टेट्स में होनी चाहिए अगर किसी को राजनीति से फुर्सत मिल जाए। भौतिक भूगोल और मानवीय भूगोल का अध्ययन किस में किया जाता है? फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका अध्ययन किस में किया जाता है? जो भौतिक और मानवीय भूगोल है उसको
उसके जो बीच का अध्ययन है उसको बोला जाता है जैव भूगोल। जैव भूगोल में क्या होता है, पौधे हैं, पारिस्थितिक तंत्र है, पर्यावरण भूगोल, इसका अध्ययन किया जाता है। जैव भूगोल को क्या बोलते हैं, बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र और उनका स्थान, इनमें से कौन से सही से मैच कर रहे हैं वो देखना है। एनआरसी, देखिए जो एनआरसी है, नींबू प्रजाति के फल। एनआरसी क्या है, ये नेशनल रिसर्च सेंटर है, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र एनआरसी। नींबू प्रजाति के फल, ये नागपुर में है, ये सही है, आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। जो एनआरसी अंगूर है, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र अंगूर का, वो कोल्हापुर में है, ये सही नहीं है। एनआरसी केले का है, जो नेशनल रिसर्च सेंटर केले का, वो त्रिची में है, ये सही है। जो नेशनल रिसर्च सेंटर है राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र लीची का, ये मुजफ्फरनगर में है, ये सही है। दूसरा जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र अंगूर के लिए है वो एक्चुअली कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में कोल्हापुर है, लेकिन महाराष्ट्र में ही है वो, पुणे में। पुणे आपने सुना होगा, पुणे में है अंगूर का। ये सेकंड वाला इनकरेक्ट मैच है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1, 3 और 4, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तीन बीघा कॉरिडोर का विवाद किन देशों के बीच में है, ये 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद। देखिए ये जो 3 बीघा कॉरिडोर है, ये विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है, और इसके बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ था 16 मई 1974 को, भारत और बांग्लादेश के बीच, जब भारत ने आज़ाद बांग्लादेश बनाया था। मुजीबुर रहमान थे वो उस टाइम पे, और इधर श्रीमती इंदिरा जी थी प्राइम मिनिस्टर। इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था इस एरिया को लेकर। एक्चुअली क्या है ना कि भारत और बांग्लादेश, इसमें कई एरिया जैसे हैं जिनमें जो बांग्लादेश के कंट्रोल में है, लेकिन उस एरिया में एंटर करने का रास्ता इंडिया से है। ऐसे ही कई एरिया इंडिया के कंट्रोल में है, लेकिन उसमें एंटर करने का रास्ता बांग्लादेश से है। ऐसे कई एरियाज हैं, उसी को लेके एग्रीमेंट हुआ था। फिर शुरू में तो इसको फॉलो नहीं हुआ, बाद में जो 6 घंटे की परमिशन दी गई 92 के आसपास की, 6 घंटे के लिए ये एरियाज़ को खोला जाएगा, ताकि जो बांग्लादेशी है वो इंडिया के अंदर होकर बांग्लादेश में जा सके। फिर बाद में 2011 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, उस टाइम पे ये एग्रीमेंट हुआ, और डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और शेख हसीना, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, और ये 99 ईयर के लिए, 99 साल के लिए ये जो लैंड है ये लीज पे दे दिया गया बांग्लादेश को। ये ज़मीन लीज पे दे दी 99 ईयर्स के लिए। ये डिस्प्यूट है, और उसके बाद शेख हसीना ने कहा कि भाई 24 आवर के लिए चालू कर दिया है इसको। अब 24 आवर वो बांग्लादेशी है जो इंडिया में होकर बांग्लादेश घुस जाते हैं। आप इसको डिटेल में पढ़िएगा, नहीं तो पॉलिटिकल हो जाएगा थोड़ा। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इंडोनेशिया में खेती का तरीका लंदांग भारत के किस हिस्से में प्रचलित है? जो इंडोनेशिया में खेती का तरीका है ये लंदांग। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो खेती का तरीका लंदांग है वो कहाँ का तरीका है, कहाँ पे प्रचलन में है? इंडोनेशिया में। और वैसा ही कहाँ पे है? हमारे जो इंडिया में है ये नॉर्थ ईस्ट में ये काफ़ी प्रचलित है लंदांग। एक तरीके का ये क्या है लदांग, आपको जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जिसको स्थानांतरण कृषि भी बोलते हैं, वैसा कुछ खेती का तरीका है ये। हाल ही में खबरों में रहा कैपस्टोन उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह है? अभी नासा ने ये एक 25 किलो वेट का एक उपग्रह लॉन्च किया है। ये इसको एक चंद्रमा की जो कक्ष है उसमें परीक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है।
ये चंद्रमा के चारों ओर क्या 6 महीने तक परिक्रमा करेगा और उसके बाद नासा का जो लूनर गेटवे है उसके इस्तेमाल से ये पहले कक्ष में इसकी स्थिरता का टेस्टिंग की जाएगी। सो ये ध्यान रखना आपको, कैपस्टोन ये उपग्रह नासा का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर अभी क्या रखा गया है? देखिए ये ऐसे तो देखा जाए तो जो अभी थोड़े टाइम पहले रूलिंग में थी पार्टी शिवसेना, शिवसेना थी, शिवसेना, एनसीपी और आईएनसी, ये तीनों मिलके इनकी गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में। लेकिन जो शिवसेना है उसका शुरू से ही ये था कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम बदलना चाहिए। अब काफ़ी टाइम रही सरकार में लेकिन उन्होंने नहीं बदला, और अभी फाइनली जब उनको लगा कि उनकी गवर्नमेंट है जिसके पास पूरे डेटा वो नंबर नहीं है, गवर्नमेंट है जो बहुमत में नहीं है, उससे पहले इन्होंने ये इसका नाम बदल दिया औरंगाबाद का, और अब इसका नाम रख दिया संभाजी नगर। अब जिनको नहीं पता है, संभाजी वो ये छत्रपति शिवाजी थे जो मराठा राजा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी उनके सबसे बड़े पुत्र थे संभाजी मराठा, इनके नाम पे रखा है। और इनके जो पिता की मृत्यु हुई उसके बाद से ये राज्य के दूसरे शासक थे, संभाजी मराठा है जो, और इन्होंने जो लगभग 9 साल तक मराठा साम्राज्य पे शासन भी किया है। और महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद शहर है, डिस्ट्रिक्ट, जिसे अब तो इसको संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा, लेकिन इसको मूल रूप से खड़की कहते थे पहले इसको खड़की बोला जाता था, खड़की। और इसका निर्माण किसने करवाया था? 1610 में, 1610 ईस्वी में इसको मलिक अंबर ने इसका निर्माण करवाया था, औरंगाबाद, जिसको खड़की कहते थे। और औरंगाबाद इसका नाम किसने रखा? ये औरंगाबाद इसका नाम 17वीं सेंचुरी में इसका नाम रखा औरंगाबाद औरंगजेब ने। और औरंगजेब कौन थे उस टाइम पे? औरंगजेब वहाँ का गवर्नर था औरंगजेब, इसलिए उसका नाम इस क्षेत्र का नाम है जो औरंगाबाद रखा था। सी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको अभी ये याद रहेगा। G7 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सही कौन सा है वो देखना है। G7 अभी रिसेंटली G7 की समिट हुई है, 48th G7 समिट हुई है। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान में रखने लायक है। G7 इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इस संगठन में कौन कौन से देश शामिल है, G7 इसका गठन कब हुआ? G7 बना था 1975 में, इसका गठन हुआ था। ग्रुप 7 है ये, इसमें कौन कौन है? यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, और जर्मनी है, और इटली है, इसमें जापान है, अमेरिका है, यूएसए। ये 7G7 का ग्रुप है। इसके अलावा इसमें यूरोपियन यूनियन भी है, इसका एक गैर गणना सदस्य है, इसे नाम में नहीं गिना जाता है इसलिए गैर गणना बोला जाता है, इसको G7 में नहीं है ये, लेकिन इसका सदस्य है। और G7 के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है कि इसका कोई औपचारिक चार्टर या इसका कोई सेक्रेटरीट नहीं है। G7 का कोई सेक्रेटरीट ऑफिशियल कार्यालय इसका ऐसा नहीं है। अभी चर्चा में इसलिए क्योंकि जो वेस्टर्न मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया पूरे टाइम उसने है जो खबर चलाई कि इसमें सेनेगल या इंडिया को नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि वो रशिया और यूक्रेन वॉर में खुल के है जो अपना नहीं रख रहा है, वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा रशिया को या यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहा। इस तरीके से उन्होंने काफ़ी अफवाहें फैलाई कि G7 में इस बार इंडिया को नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इंडिया इसमें गए हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद गए हैं इसमें। इस शिखर सम्मेलन की इस बार अध्यक्षता किसने की है ये ध्यान में रखना है। इसकी इस बार अध्यक्षता की है जर्मनी ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको जानने जरूरी थे। 2022 में आयोजित 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जर्मनी ने की, ये अभी हमने बताया।
ए सही है। यूके और कनाडा G7 के सदस्य है, लेकिन EU G7 का एकमात्र गैर गणना सदस्य है, ये भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है। इस बार G7 में किस किस को आमंत्रित किया था? G7 के अलावा जर्मनी ने, अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका, इनको आमंत्रित किया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? ग्लोबल विंड रिपोर्ट ये कौन से संगठन ने शुरू की है? देखिए, अब ये जो ग्लोबल विंड रिपोर्ट है ये शुरू की है जो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है उसने। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है उसने ये इसकी शुरुआत की है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने ग्लोबल विंड रिपोर्ट शुरू की है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। और जो 2022 का रिपोर्ट है ग्लोबल विंड रिपोर्ट, इसमें स्पेशली जो ध्यान में रखा है वो है भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका लक्ष्य और उसके चैलेंजेस को ध्यान में रखा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि स्पेसिफिकली ये भारत को ध्यान में रखा है इसमें, जबकि ये ग्लोबल रिपोर्ट है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जो ग्लोबल विंड ये एनर्जी काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स में। ब्रसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम। सी करेक्ट आंसर होगा। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। चीन इस बैंक में सबसे बड़ा शेयरधारक है। देखिए, ब्रिक्स में कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये मिलाकर ब्रिक्स बना है। अब चीन इस बैंक में, जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसमें सबसे बड़ा शेयरधारक है। ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें शेयरधारकों के बीच जो शेयर हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस बैंक का जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। ये भी गलत है, इसका हेडक्वार्टर चाइना में है लेकिन बीजिंग में नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई में है। शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। बैंक की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए खुली है। हाँ, ये सही है। संयुक्त राष्ट्र का जो भी कंट्री मेंबर है वो इस बैंक की मेंबरशिप ले सकता है। सो थर्ड इसमें करेक्ट है, बाकी दोनों सही नहीं है स्टेटमेंट। सी सही आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है। ओरिएंटल वॉर, पूर्वी युद्ध का सबसे प्रसिद्ध नाम क्या है? ओरिएंटल वॉर या पूर्वी युद्ध। देखिए, ये जो युद्ध हुआ है ये अक्टूबर 1853 से और फरवरी 1856 के बीच में हुआ है। ओरिएंटल वॉर या जिसको बोलते हैं पूर्वी युद्ध, ये हुआ है। अब इसमें क्या है, जो ऑटोमन साम्राज्य है, फ्रांस, ब्रिटेन और सार्दिनिया, इसकी जो जॉइंट सेना है उसने रूस को हराया था। और अभी भी ऐसा ही कुछ बन रहा है कॉम्बिनेशन। इसका जो सबसे फेमस नाम था वो था क्रिमियन वॉर। बी करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नवीनतम संस्करण में जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23, उसमें भारत का जो GDP में वृद्धि है उससे संबंधित उन्होंने जो पूर्वानुमान लगाया था उसको घटा के कितना प्रतिशत कर दिया है IMF ने? ये क्वेश्चन है। देखिए, जो इन्होंने पहले पूर्वानुमान लगाया था जो कि सकल घरेलू उत्पाद है उसमें वृद्धि होगी, दो ही ऐसे कंट्री बताए हैं जिनमें वृद्धि होगी, चाइना और इंडिया, बाकी का नहीं बताया IMF ने। ये अब चाइना की जो विकास दर है वो बताई है 4.4%, जबकि इंडिया की पहले ज़्यादा बताई थी और अब उसको घटा के कर दिया 8.2%।
इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अभी कौन है? अभी रिसेंटली कौन है? अभी जो प्रेजेंट में कैग हैं, ये इन्होंने राजीव महर्षि की जगह ली है जीसी मुर्मू। अभी एक नाम चर्चा में चल रहा है, एनडीए का जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति के लिए जहाँ तक है वो जीत जाएंगी, बन जाएंगी। उसके अलावा एक और जो नाम रहता है चर्चा में, ये पहले जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर रहे हैं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के ये रहे हैं, पूर्व उपराज्यपाल। जब यूटी बना जम्मू कश्मीर तो उसके पहले उपराज्यपाल थे जीसी मुर्मू। ये आईएएस ऑफिसर हैं, गुजरात में काफ़ी टाइम इन्होंने अच्छी अच्छी पोस्ट पे सर्व किया है और इनका काफ़ी अच्छा सर्विस बैकग्राउंड है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। आज के लिए इतना ही था। और भी कोई आपकी क्वेरी हो ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कमेंट कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।